चलिए, हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठकश्री के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक संविधान का चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें है संवैधानिक ढांचा। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक, इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल, और इसका निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी प्रस्तावना क्या है, इसके क्षेत्र और संघ, नागरिकता, और यहीं हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना, इनको हम एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड क्या था। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। भारत में जो ब्रिटिश थे वो एक कंपनी के रूप में केवल बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। जो प्रथम चार्टर था उसके तहत महारानी एलिजाबेथ को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। अब कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, पर जो कंपनी भारत में आई थी, ब्रिटिश कंपनी, उसको केवल यह बस कहा गया कि आप केवल व्यापार बस कीजिए। तो सन 1775 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व या दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए गए। किसे दिए गए? कंपनी को। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रारंभ प्रक्रिया हुई। मतलब वो एक क्षेत्र में एक शक्ति के पावर के रूप में काम करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई। कैसे? अपने बिजनेस को बढ़ा करके। नेक्स्ट 1858 की बात करें तो 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही, अब जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। अब जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसे लगा, यहाँ के लोगों को लगा कुछ नियम भी होने चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की नीड, आवश्यकता प्राप्त हुई। तो 1934 में एम.एन. राय, जो भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, के दिए गए सुझावों को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1946 में। ये आपको याद रखना है, किसका? संविधान सभा का गठन। और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। जब इसका गठन किया गया तो इन्होंने अपने अपने सुझाव दिए और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में जो कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राज्यतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा करते हैं। कुछ ब्रिटिश शासन ऐसे थे वो संविधान को एक्सेप्ट या उसके कुछ रूल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो एक विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। फिर इनसे कुछ एक्ट पारित किए गए, कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी और इन घटनाओं का ही हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम इन घटनाओं के बारे में देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का शासन कब तक? 1773 से
1858 तक। तो बात करें सबसे पहले जो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में। इस एक्ट को याद रखना है कि एक्ट कब हुआ? 1773 में। ठीक है, अब इसमें देखें क्या है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व यथा इसके पहले खंड का बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और यह अधिनियम संवैधानिक महत्व भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसका दूसरा पार्ट देखें तो इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से निकल के आती है कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और जो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली भारत में इस एक्ट के तहत। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी थी जिनको देखते हैं। विशेषताएं, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो इसके पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब लेकिन एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ऐसे उन गवर्नर कौन थे पहले बंगाल के? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के जनरल अब इनको तो इनके अधीन आ गए। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलिए अब इसी में देखें तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया। जो भारतीय लोगों से जो कंपनी के लोग थे वो केवल भारत के लोगों से उपहार या कहें तो रिश्वत नहीं ले सकते थे, उनको प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जो के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। चलिए अब इसी में हम दूसरा एक्ट देखते हैं। तो अभी तो 1773 की बात करी, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। अब 1784 में एक एक्ट और आया, क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको धीरे आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। अब रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, एक और अधिनियम जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक 1781 में अधिनियम पारित किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया उसे हम क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है,
अब इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? तो अधिनियम की विशेषताएं जो थी, इसने कंपनी के राजनीतिक वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इसने क्या बनाया? नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड को कंट्रोल करता था। अनुमति तो दे दी और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, लेकिन उसी प्रबंधन के तहत एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम एक नए निकाय का गठन कर, इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। फिर नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियां का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। अब जो नियंत्रण बोर्ड था उसको यह अधिकार प्राप्त थे कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, जो कंपनी के नियंत्रण में लोग थे, वो भारत में सभी नागरिक उनको कंट्रोल कर सकता था। सैन्य सरकार को कंट्रोल कर सकता था, सैन्य को, और राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एक नियंत्रण कर सकता था। ठीक है। अब इस प्रकार यह दो अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र जो कंपनी के अधीन थे, कंपनी के अंतर्गत आते थे, जिन पर कंपनी का अधिकार था। ठीक है। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब दो अधिनियम देखे कौन से? एक 1773 में रेगुलेटिंग एक 1781 में आया जिसे सेटलमेंट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। अब एक 1784 में देखा जिसे एक्ट्स इंडिया का एक्ट्स पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। अब इसके बाद देखते हैं 1883 में आया एक चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। कौन थी इसकी विशेषताएं? ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक था। जो ब्रिटिश था उसके लिए यह चार्टर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। और कुछ इसकी विशेषताएं भी देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है। अधिनियम की विशेषताएं, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था, अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक सैन्य शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। तो यही बात करें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब दूसरा है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के सीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। इसके अंतर्गत जो पहले कानून बनाए गए थे उन्हें क्या कहा गया? नियामक कानून। और नए कानून के तहत बने गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम किया। अब इसके पहले जो कानून बनाए गए, रूल्स बनाए गए, उन्हें नियामक कानून कहेंगे। लेकिन अब जो कानून इसके बाद 1833 के बाद बनाए जाएंगे उन्हें हम एक्ट या अधिनियम कहेंगे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र
ब्रिटिश राजशाही उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने जो गतिविधियां थीं उसकी, उनको समाप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से, पूरी तरह से नहीं, प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत जो कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे, जैसे ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत, अगर उन्होंने विश्वास किया ब्रिटिश कंपनी पर तो वहां पर तो उनका शासन रहेगा। अगर उनको विश्वास नहीं है तो वो व्यापारिक निकाय से दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त किया। एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया इस चार्टर अधिनियम में 1833 में। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें भारतवासी भी शामिल हो सकते थे। शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी के भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इनको भी शामिल किया जाएगा। और हालांकि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, तो इस कारण से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।